मगर इस हकीकत से तो तुम भी मुंह नहीं फेर सकती कि खैर जाने दीजिए आप। कि क्या चुप क्यों हो गए कि मेरा समीर जो ठंडी हवा के झोंके की तरह सनन सनन यहाँ वहाँ मंडराता था, अब वो गर्मी की लू बन गया है जो बस अब खुद में सड़ रहा है अंदर ही अंदर। यही हकीकत ना। हे खुदा, मुझे आज अफसोस हो रहा है कि मैं अभी भी जिंदा क्यों हूँ जिंदा क्यों हूँ मैं मेरे समीर की इस मनहूसियत को देखने के लिए। अमीना खुद को बेतहाशा चांटे लगाए जा रही थी, मगर अमीना का खुद का शहजादा समीर उसके ठीक बगल में होकर भी बुत बना बैठा था, मानो उसे इस बात से जरा सी भी तकलीफ नहीं हो रही हो। और दरियाबाग की उस हवेली में रोने की गूंज गूंजती चली गई। समीर मेरा बच्चा। 5 बरस पहले। समीर, अरे समीर, ये लड़का भी ना, पता है कि 4 बजे वो इसका आवारा दोस्त जतिन इसे लेने आ जाएगा, लेकिन तब भी ना कोई खोज ना खबर। अरे जनाब, किधर हैं आप? तभी वहाँ से अमीना बी के छोटे शहजादे अपने बाल खड़े किए उधर से गुजर रहे थे। अपनी अम्मी को चीखता देख अली भी चुटकी ले लेता है। अम्मी जान, वो जरा सजने दो भाईजान को भी, क्या पता कब कोई हुरिन से अटक रहा है और ये उनके आगे फना हो जाए। मेरे शहजादे की मल्लिका उसे बहुत जल्दी मिलने वाली है और वो उसके कदमों में झुकेगा नहीं बल्कि उसे फलक तक लेकर जाएगा। मगर आखिर वो है कहाँ? समीर? वाह लाजवाब, इतना कह ढाकर कहाँ जाओगे नौजवान? किसी खातून के दामाद बनने जाओगे? और किधर जाओगे? नीचे अम्मी जान आपका निकाह मल्लिका से और हनीमून फलक में कराने का फैसला कर रही हैं। अब हनीमून पर अम्मी आपके साथ ना चल पड़े, इसीलिए रोक लीजिए उनको अभी। और हाँ, ये टिप्स फ्री में नहीं है ब्रदर। अरे अम्मी भी ना, मल्लिका, वो भी फलक तक, ये सब क्या पुलाव पका रही है? तू नहीं जानता अली, वो मल्लिका मुझे कितनी भारी पड़ने वाली है। समीर हड़बड़ाता हुआ नीचे आता है। अली भी लहराता सा आ रहा था पीछे पीछे, तो उसकी बीजी वहीदा अपनी लाठी उठाकर अली की फटी जीन्स में घुसा डालती है। मैं तेनू लख बारी आदसी हूँ कि इन फटा पाए चाली जीन मत पाया कर, पर इस मुंडे नू फैशन दा ऐसा कीड़ा काटा सी कि देख अमीना जोकर बना घूमदा फिरदा है। आउच बीजी, इट्स फैशन दादी, सारा फैशन कुड़ियां ही करेंगी तो इस चिकने मुंडे का हुस्न कौन देखेगा? बीजी, ये आपको सता रहा है और आप खामखा इसकी बातों में आ रहे हो। अरे बीजी, आप तो मिट्टी बाप, जो कुड़ियां निक्की स्कर्ट पहने तब दादियां नहीं मारती उनके लाठी। इधर कोला मुंडा जरा सी फटी जीन क्या पाले, मेरी बीजी मेरी घुसेड़ दिए जा रही है। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। कुड़ियों की टांगे देखेगा? ले देख, मेरी टांगे देख ले, ले देख ले। ठंडक पाओ बीजी, ठंडक पाओ। और मैनू ओ दसो कि तुसी जदी लाहौर विच रहंदे सी जदों कदे निक्की स्कर्ट पाई कि नहीं दादा नाल? बदमाश, रुक तुझे भी बताती हूँ। और समीर भी अपनी दादी को छेड़कर भागने लगता है। वहीदा लाठी लिए हॉल में दोनों के पीछे भाग रही थी, कभी अली तो कभी समीर, और दोनों अमीना के पीछे जाकर छिप जाते हैं। समीर, अली दोनों क्यों तकलीफ दे रहे हो दादी को? रहने दे अमीना, इनकी चहल पहल ही है जो मेरा समय कट जाता है, वरना तो अब तक यमराज 2 बार दरवाजा खटखटा चुके हैं। बीजी, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ किथे नहीं जान देंगे। समीर अली वहीदा के गले लगते हैं और अमीना तीनों की बलाई लेती है। बाहर खड़ा जतिन लगातार हॉर्न बजा रहा था। एक तो हमें इस गुस्ताख की ये हॉर्न बजाने की आदत समझ नहीं आती है। अरे ये घर रहा, सलीके से अंदर आओ, बैठो, इंतजार करो। ये क्या सड़क पर खड़े होकर पी 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 करना? अच्छा बीजी, मैं लौट कर आता हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा बीजी, मैं भी चलता हूँ। ये फटे पुराने कपड़े कौन बदलेगा? वरना वहाँ सब कहेंगे कि एक लड़का तो अमीरों के खानदान का और छोटा वाला तो कोई फकीरी खानदान का लगता है। जाओ, तुम्हारे कमरे में कशीदे की पोशाक रखी है, जाकर तैयार हो जाओ। हाँ हाँ, जाओ जाओ छोटे शहजादे, जाओ, मैं बाहर जतिन की गाड़ी में इंतजार करूंगा। समीर जाकर जतिन की कार में बैठता है। जतिन यार, तू अंदर क्यों नहीं आता कभी? नहीं यार, वो मैं तेरे खानदान से थोड़ा डरता हूँ ना, कहीं तेरी बीजी कुछ, वो मैं तुम्हारे कल्चर इतना जानता नहीं ना, इसीलिए। शट अप, कल्चर तो मिलने से ही जाना जाता है ना, और वो सुना नहीं तूने, हिंदू मुस्लिम भाई 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 भाई। समीर खुश होकर जतिन के गले लगता है और तभी 5 मिनट बाद ही अली भी आ जाता है। जतिन भाईजान, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो दुल्हन की सखियां भी होंगी ना, कलरफुल बटरफ्लाई। हाँ, कुछ के बारे में मैंने सुना तो है, मानवी, आयशा और बस आयशा, ये सुनने में कुछ ठीक लग रहा है। आयला, इसके साथ शायद कुछ बात बने। आयशा, बटरफ्लाई, ये अली भी ना कुछ भी बोलता है। और 3 यार निकल पड़ते हैं जिंदगी का मजा लेने। आप ही जल्दी करो ना, मुझे भी निकाह में शरीक होना है। मैं यहाँ चौकीदारी करने के लिए थोड़ी ना रुकूंगी। तुझ पर वही सूट करता है।
आप ही सताओ नहीं ना, बीते घंटे से अंदर हैं आप, आ जाओ ना बाहर आप ही। और तभी दरवाजा खुलता है और ऊपर से नीचे तक बुर्खा पहने हुए एक लड़की कमरे से बाहर निकलती है। आप ही, अब जाओ माय क्यूट लिटिल पपी, कोहराम मचा कर रखती है ये लड़की भी। बुर्खा पहने वो नीचे आती है कि तभी उसके वालिद शमशेर उसे रोक लेते हैं। जा रही हो? जी अब्बू। बुर्का ठीक से पहनी हो? जी अब्बू। वहाँ ज्यादा लड़कों से घुलना मिलना नहीं और कैमरे के आगे पर्दा ही रखना, समझी? लो सानिया भी आ गई है। सानिया, अपी का ख्याल रखना। और सानिया भी सर झुकाए हाँ भरती है और अपनी आपी को लेकर चल पड़ती है। अपनी आपी का ध्यान रखना, 100 कदम दूर जाना है उसमें भी ध्यान रखना। अरे बड़ी बहन हम हैं या तू क्यों हमारा ध्यान रखेगी, बल्कि हम तेरा ध्यान रखेंगे, समझी? समझ गई आपी, आप मेरा पूरा ध्यान रख लेना। तभी सानिया की आपी का पाँव मुड़ जाता है और वो सड़क पर गिर जाती है। अल्लाह, तूने हमको संभाला क्यों नहीं सानिया? तौबा तौबा, अगर हम ख्याल रखते तो अब्बू की तरह आप भी हम पर ही बरसने लगती। अब बात तो ये तय हुई है ना कि ख्याल तो आप हमारा रखेंगी। और दोनों बहन नोक-झोंक करते हुए आ पहुंचती हैं अपनी दोस्त रेशमा की निगाह में। हम रेशमा को ढूंढते हैं। समीर अली और जतिन के साथ उस कार्यक्रम में शरीक हो चुका था और अली दरवाजे पर खड़ा होकर दोनों का नाम पढ़ता है। रेशमा, जुनैद, वाह, कमाल कमाल कमाल। तभी समीर अली और जतिन को छोड़कर इधर उधर भटकने लगता है कि अचानक से उधर से आ रही बुरखे वाली लड़की आकर समीर से टकराती है। आंखें देखी तो मैं देखता रह गया, जाम दो और दोनों ही दो आतिशा, आंखें नीची हुई तो हया बन गई, आंखें ऊंची हुई तो दुआ बन गई। माफ कीजिएगा, ये कैसे गुस्ताखी आपकी? समीर घबरा कर लड़की को खड़ा कर देता है। आपी कहाँ चली गई थी आप? रेशमा आपी मिल गई हैं, वो बुला रही हैं आपको। और सान्या अपनी आपी को लेकर चली जाती है। रेशमा की दोस्त यानी आयशा। तभी समीर के पीछे से आवाज आती है, हेलो, डिड यू जस्ट कॉल माय नेम? समीर पलट कर देखता है तो पीछे हॉट सी साड़ी पहने एक लड़की खड़ी थी। जी, आप कौन? आई एम आयशा, अभी तो मुझे पुकारा तुमने। समीर आयशा को ऊपर से नीचे तक देखता है। इतनी मेकअप भरी सफेदी, आंखें भी कशिश भरी नहीं लग रही हैं। नहीं दीदी, मैंने आपको नहीं बुलाया, वो तो मैं तो बस छीका। दीदी? मैं तुमको दीदी लगती हूँ? अरे आयशा, तुम यहाँ हो हटी, मैं तो तुमको कहाँ नहीं ढूंढ रहा था। इन बोरी अंकल को छोड़ो और मेरे साथ चलो। आयशा अली का अटेंशन पाकर बहुत खुश होती है और वो तो अली के साथ चली जाती है, मगर समीर झोंके की तरह यहाँ वहाँ भटकता हुआ उस बुरखे वाली को ढूंढने लगता है। आपी, आप फिर कमरा पकड़ ली हो, आपी आओ ना बाहर। और तभी दरवाजा खुलता है और सान्या की आपी अपना बुरखा हटाते हुए हिजाब से खुद बाहर निकलती है तो सान्या उसका ये अवतार देखते रह जाती है। आपी, आपका शरारा डीप बैक और कट स्लीव वाला कब और कैसे बना? सब कैंची का कमाल है मेरी लिटिल पपी। सान्या की आपी बला की खूबसूरत हसीना लग रही थी। वो बाहर महफिल में आती है तो लगता है जैसे मल्लिका हुस्न चल कर आ रही हो। उधर समीर तो अभी भी बुरखे वाली को ही ढूंढ रहा था कि तभी वही बुरखे वाली बिना बुरखे के ही समीर के बगल से निकलती है तो समीर की सांसें महक जाती हैं। खुशबू। रेशमा कलमा पढ़ने के लिए बैठी थी मगर उसकी पक्की सहेली अभी भी उसके पास नहीं थी। सान्या, तेरी आपी है या मधुमक्खी? इतना क्यों उड़ती है वो? उसे पुकारो और कह दो कि उसने यहाँ मेरे करीब तशरीफ नहीं रखी तो उसकी तशरीफ रखने के काबिल मैं छोड़ूंगी नहीं। जी आपी। जन्नत आपी, आप जहाँ कहीं भी हो फौरन दौड़कर रेशमा आपा के पास आए, वरना वो आपकी तशरीफ पर वार करने का मन बना रही है। फिर न कहना मैंने आपका ख्याल नहीं रखा। और सान्या की अनाउंसमेंट सुनकर समीर के कान खड़े हो जाते हैं। अपी, ये तो वही लड़की है जो बुरखे वाली को बुलाकर ले गई थी, यानी वो जो भी थी अब सामने आ जाएगी। समीर भी आगे की ओर बढ़ रहा था कि तभी जन्नत तूफान की तरह दौड़ती आती है और लहर की तरह समीर से जा टकराती है। समीर उसे बाहों में थामे था और दोनों बिना किसी घड़ी के बीतने की परवाह किए एक दूसरे को बस देखते रह गए। कुदरत ने जन्नत समीर को तो मिला दिया है, मगर क्या आप सबको इस कहानी से जोड़ पाएगी जो अब से लगातार आती रहेगी बस आपके लिए। एक नए सफर पर निकले हैं दोस्तों। कहानी भी नई है, अंदाज भी नया, बस आप सबका आगाज बाकी है। तो देखते रहिए तेरे बिन, केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट योर व्यूज ऑल्सो। जन्नत समीर की बाहों में थी और दोनों की निगाहें एक दूजे की निगाहों में अलमस्त थी। महफिल में शरीक लोग बागों की नजर भी उन दोनों पर थी। तभी जन्नत के कानों में लोगों की खुसर फुसर जा पड़ती है और वो सक पकाकर समीर से दूर हटना चाहती है, मगर समीर की पकड़ जन्नत की कमर पर इतनी मजबूत थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। अम्मी जान ठीक कह रही थी कि आज उनका शहजादा मल्लिका हुस्न से मिलने वाला है। जनाब, अब ज़ादे तो है मगर शहजादे नहीं, दूसरी किस्म के ज़ादे। अरे छोड़िए हमें, छोड़िए ना।
ओह माफ कीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने आपको इतनी कसकर पकड़ रखा है। आप ठीक तो है ना? जन्नत खड़ी होकर खुद को संभालती है। हमारा छोड़िए जनाब, आप खुद का ख्याल रखिए, हमें तो घायल आप लग रहे हैं। जन्नत आप ही आओ ना आगे, वरना रेशमा आपा अपना निगाह छोड़ देंगी। और जन्नत हड़बड़ाकर रेशमा की ओर जाती है कि तभी उसके पाँव की पायल वहीं छूट जाती है और समीर उसे उठा लेता है। क्या बात है, दरियाबाग का शहजादा फर्श पर बैठा है। जतिन मेरे भाई, जब अर्श से हुर उतर कर फर्श पर आ जाए तो हमको भी झुकना पड़ता है। तेरा इशारा कहीं उस स्टेज वाली लड़की की तरफ तो नहीं है? हाँ यार, जन्नत माशाअल्लाह, सचमुच की जन्नत होगी तो वो भी क्या इस जैसी हसीन दिखती होगी। अरे भाई भाई तू संभल कर रह जरा, ये चेहरा क्या कुछ छिपाए है तू नहीं जानता। कर्म से बहुत कांडी है ये लड़की, इसका तो बाप तक परेशान है इससे। जतिन, एक लड़की के बारे में ऐसी गुस्ताख बातें नहीं। तू मेरा दोस्त है यार, तभी तो मैं तुझे सच बता रहा हूँ कि कहीं तू इसके बाप तवरेज के चक्कर में ना आ जाए। साला कसाई है एकदम कसाई। जतिन, कहा ना गुस्ताख बातें नहीं। किसी के वालिद के लिए ऐसे हराम शब्द मत इस्तेमाल करो। खैर ये कोई भी हो, मुझे उससे क्या मतलब। समीर इधर उधर व्यस्त हो जाता है, मगर रेशमा के पास खड़ी जन्नत की नजर रह रहकर समीर पर जा रही थी। तो बेगम साहिबा यूं बाकी नजरों से कब तक देखती रहोगी उन्हें? कहो तो यहीं बगल में एक और गद्दा लगवा दे तुम्हारे लिए भी, तुम भी लगे हाथ कलमा पढ़ ही लेना। हाँ रेशमा, जैसी हसीन बला ये बनकर आई है, आज तो अपनी जवानी के तीर चला चला कर महफिल में लाशें बिछा देगी। हाय अल्लाह, मानवी कैसी बातें कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये रेशमा देख देख कैसी शर्मा रही है। चलो चलो सब तैयार हो जाओ, कलमा का समय हो गया। रेशमा के सामने जुनैद आकर बैठ जाता है और फूलों के पर्दे के दोनों ओर बैठे रेशमा और जुनैद के ठीक पीछे एक और जन्नत खड़ी थी और एक और समीर। दोनों चोर निगाहों से एक दूसरे को तक रहे थे। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। जी कबूल है, कबूल है, कबूल है। इसी दुआ की आड़ में समीर भी जन्नत की ओर देखकर आदाब का इशारा करते हुए अपनी पहली नजर के एहसास का इजहार कर देता है। जी मुझे भी कबूल है, निकाह हो गया, आज से आप दोनों मियाँ बीवी। अरे वाह, दोनों को मुबारका जी मुबारका। और सब लोग आपस में गले लगकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और सबको विश करते हुए वो जन्नत से फिर से आ टकराता है। मुबारका जी। जी मुबारका। आप भी जल्दी चलो, देरी हो गई तो अबू खैर मना देंगे हमारी। चल मैं भी तुझे घर तक छोड़कर आती हूँ। और तीनों वहीं से पैदल ही घर की ओर जाने लगती हैं। तौबा मेरा बुरखा, अब्बू ने अगर इन कटे फटे कपड़ों में देख लिया तो मैं भी आधी ही मिलूंगी। जन्नत दौड़कर कमरे से अपना बुरखा लाने चली जाती है। वो बुरखा उठाती है कि जैसे ही वो पलटती है, पीछे समीर खड़ा था, उसके हाथ में जन्नत की पायल थी। अचानक कमरे का दरवाजा कोई बंद करके बाहर लॉक कर देता है और जन्नत घबरा जाती है। कौन गुस्ताख दरवाजा बंद कर गया? अरे खोलो, अभी हम अंदर ही हैं। और फिर अचानक कमरे की बत्ती भी गुल हो जाती है। जन्नत घबराकर चीखते हुए समीर के करीब चली जाती है। बचाओ, वो हमें अंधेरे से बहुत डर लगता है। डर की कोई बात नहीं है ना, मैं हूं ना यहाँ पर। जी हमें आपसे भी डर लग रहा है। भाईजान सब ठीक तो चल रहा है ना? मजे करो, अब जब तक हम दरवाजा ना खोल दें। लड़की पर अपने अंदर का सारा इश्क ही डाल देना। बाहर खड़े जुनैद, अली और जतिन समीर को जानबूझकर कमरे में बंद कर दिए थे। ये अच्छा किया यार तूने अली, अब इसी बहाने तेरा भाई किसी लड़की के करीब तो जाएगा, वरना बाहर तो वो उस हिटलर तवरेज की बेटी जन्नत के चक्कर में फंस रहा था। नहीं, आयशा ओपन माइंडेड लड़की है, वो उसके साथ एंजॉय कर सकेगा। तभी अली के कंधे पर एक हाथ आता है और वो पलट कर देखता है तो आयशा तो उसके पीछे खड़ी थी। क्या डिस्कशन चल रही है गाइस? वेयर इज द पार्टी टुनाइट? कम ऑन अली, टेल मी। ये इट्स द टाइम फॉर डिस्को। जिसको मैं मिलूंगी वो रुको, बाकी सभी यहाँ से खिसको। आयशा झूमती हुई वहाँ से चली जाती है और अली तो अपना सिर ही पकड़ लेता है। भाई अली, अगर आयशा बाहर है तो अंदर कौन है? जन्नत घबराकर समीर के सीने से लगी थी, मगर तभी वो अली की सारी बातें सुन लेती है और वो समीर को जोर से धकेलती है। ओह, तो ये सब किया कराया आप सबका था? जन्नत मेरी बात तो सुनो। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। अरे खुद को आदम कहते हुए शर्म नहीं आ रही क्या आप सबको, जो एक लड़की से जोर जबरदस्ती करने के लिए ये रास्ता अपनाया है? लड़की हासिल न हो तो उसकी आबरू हासिल कर लो, है ना? क्या आपके वालिदैन ने यही सिखाया आपको? बस एकदम, अब एक भी लफ्ज नहीं। समीर जन्नत के करीब जाकर उसकी कमर कस के जकड़ लेता है और दोनों के बीच लाइटर जलाता है। समीर की आंखों में जन्नत को हो रही गलतफहमी का क्रोध था। बस चुप एकदम, तुम समझती क्या हो खुद को? कोई हूर हो कहेगी? और क्या मैं तुमको आवारा लगता हूँ, आबरू का लुटेरा लगता हूँ? वो मैं कुछ नहीं बोलोगी तुम, एक भी लफ्ज नहीं। बोल दिया तुमने जो बोलना था तुमको। अम्मी अब्बू के बारे में मैं एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता, समझी? अब सुनो, ये रही तुम्हारी पायल जो तुम बाहर छोड़ाई थी, सोचा तुम्हें लौटा देता हूँ। खामखा परेशान होती रहोगी, क्या पता तुम्हारे लिए बहुत कीमती हो। बस आगे की कहानी में ये दरवाजा कैसे बंद हुआ, या बत्ती कैसे गई, या वो मेरा छोटा भाई क्या बकवास कर रहा था, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। बच्चा है वो, कुछ मस्ती कर रहा होगा। और जन्नत की आंखों में इस बदसलूकी का क्रोध था।
समीर अपनी बात कहकर जन्नत के मुंह से हाथ हटा लेता है। अच्छा, आई एम सॉरी। ये सिचुएशन ही ऐसी है कि हम दोनों ही गलत होकर गलत लग रहे हैं। और तभी कमरे में बत्ती आ जाती है और बाहर का दरवाजा भी खुल जाता है। समीर तुरंत बाहर झांकता है तो जतिन और अली घबराकर बाहर भाग रहे थे। रुक जा अली, तेरे को तो आज मैं याली के पास पहुंचा कर ही रहूंगा, बदमाश। आई एम सॉरी भाईजान, गलती से एक मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। जन्नत दोनों भाई की खिटपिट देखकर मुस्कुरा देती है। आप ही कहाँ रह गई हो यार, आप हमेशा देर ही करवा देती हो। सान्या की पुकार सुनकर जन्नत हड़बड़ाकर बुरखा शरीर पर ढक लेती है और निकलने लगती है कि तभी समीर जन्नत का हाथ थामता है। आपकी अमानत, आपकी पायल। हमारे लिए तो ये पायल इतनी भी कीमती नहीं है, पर अब आपके लिए हो जाएगी, रख लीजिए। ये कहकर जन्नत हंसते हुए बाहर भाग जाती है और सान्या मानवी जन्नत घर की ओर निकल पड़ते हैं। क्या ही लड़की थी, आंखों से कहानी शुरू करके जाते जाते भी आंखों से ही कहानी कह गई। हाय। और समीर पायल जेब में रखकर वहाँ से गाड़ी के पास जाता है और सबसे पहले अली और जतिन के टपली लगाता है। सॉरी भाईजान, कोई बात नहीं, जो हुआ ठीक ही हुआ। जल्दी चलो आपी, अप्पू के घर लौटने से पहले हमें पहुंचना होगा। रुक जा लड़की, तेरी आपी के जरा पाँव भारी हो गए हैं। या अल्लाह, कैसे? अब्बू तो अब हम दोनों को ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे। धत, वो वाले पाँव भारी नहीं, मेरा मतलब है मैडम पर अब इश्क का खुमार चढ़ रहा है तो अभी पाँव तक चढ़ गया है, तो इसलिए पाँव भारी है। क्यों मैडम? चुप कर, कुछ भी बोल रही है। हाँ, मैंने कब कहा ऐसा है या वैसा, पर सोच ले इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बस ये दो भाई हैं, दरियाबाग की हवेली के नवाब हैं दोनों, अमीर बिगड़े शहजादे। तो तू भी कर लेना निकाह के बाद थोड़ी नवाबी। सान्या, तू कान बंद कर ले और मानवी की बात पर गौर मत फरमा, ये तो पागल है। जन्नत ऊपर ऊपर से दिखा तो रही थी कि जैसे उसे कोई रुचि नहीं है, मगर वो अंदर से बहुत खुश लग रही थी। और मानवी दोनों को घर के बाहर छोड़कर चली जाती है। अभी तक अब्बू नहीं आए थे तो दोनों बहनें जाकर कपड़े बदल कर सामान्य पोशाक में आ जाती हैं और अब्बू के आने से पहले ही घर के कामों में लग जाती हैं। जन्नत बर्तन रगड़ रही थी और मुस्कुरा रही थी। अचानक उसे लगता है जैसे बर्तन साफ करते हुए किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो देखती है तो वो समीर था। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमारा हाथ। कांच के बर्तन को लोहे के मुंजे से नहीं मांजते। क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वही जो तुझे सुन रहा है। क्या खो रही है आज तू? सारे बर्तनों में खरोंचे कर दी। और एकदम से जन्नत के ख्यालों वाला समीर तो उसकी अम्मी जुबैदा में बदल जाता है। नहीं अम्मी, कहीं नहीं, अब बस थोड़ी थकान की वजह से ख्याल नहीं रहा। मेरी जन्नत बहुत थक गई, जा पुत्र आराम कर ले, जा। तभी जन्नत का कड़क बाप परवेज आ जाता है। पुत्र, तेरे दो बेटियां हैं जुबैदा, पुत्र नहीं। और ऐसा क्या कर लिया जो थक गई है? घर के कामकाज तो थकने पर भी औरत को करने आने चाहिए, समझी? चुपचाप काम करती रहो, मैं भी तो कमा कर आता हूँ थका हारा। जी अब्बू। ऐसी तीखी मिर्ची सी जन्नत नजर झुकाकर अब्बू का कहा चुपचाप मान लेती है। दूसरी ओर समीर आज बड़ा खुश था। ये देख अमीना के चेहरे पर भी खुशी आती है। क्या बात है, आज हमारा शहजादा बहुत खुश लग रहा है। बात ही कुछ ऐसी है अम्मी, आप सुनकर हैरान हो जाएंगी। आज मैं किससे मिला हूँ? किससे? मल्लिकाए जन्नत से। वाह, देखा, जब मेरा बेटा शहजादा है तो उसे तो मल्लिका ही रास आएगी, मैं जानती थी। समीर खुश होकर रात भर करवटें बदलता हुआ जन्नत को याद कर रहा था और उसकी पायल से बात कर रहा था। क्यों बस गई हो तुम मेरे दिलो दिमाग में? क्या एक मुलाकात में ही मोहब्बत होना सच बात है? लग रहा है जैसे तेरे बिन सब फीका सा हो। अगर सच है तो तुमको मेरी पुकार जरूर सुनाई देगी जन्नत। हाँ, कौन है? ये क्या हो रहा है हमें? शायद हमें एक बार उनसे फिर से मिलना होगा। अगली सुबह। समीर, नीचे आइए, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है इतनी सुबह सुबह? आपकी मल्लिकाए जन्नत आई है। ये सुनकर समीर तो एक झटके में जाग गया। क्या वो आई है? मैं अभी आया। अरे क्या कर रहा है समीर? पायजामा तो पहन ले। अम्मी आया, मैं अभी आया। देखिए तो क्या समीर और जन्नत की करीबी दो परिवारों की भी करीबी होने जा रही है? जानने के लिए देखते रहिए तेरे बिन कहानी के सभी भाग केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। समीर जन्नत का नाम सुनते ही दौड़ा दौड़ा सीढ़ियां उतरने लगता है। अमीना समीर को इतना बेताब होकर आता देखती है तो हंस पड़ती है। लो देखो, तुम्हारा नाम सुनते ही कैसा दौड़ा आ रहा है मेरा शहजादा। समीर हॉल में आता है और इधर उधर बेकल आँखों से जन्नत का चेहरा खोजने लगता है। अम्मी, जन्नत कहाँ है? जन्नत नहीं, मल्लिका, ये खड़ी तुम्हारे सामने। देखा मल्लिका, तुमसे मिलने की खुशी में मेरा बरखुरदार देखना भी भूल गया है। और समीर देखता है तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी जो देखने में एकदम अमीना की उम्र की लग रही थी, मगर असल में वो समीर के खालू की बेटी मल्लिका थी। अस्सलाम वालेकुम, हो गई आपकी नींद पूरी? अरे जनाब की नींद तो तुम ही हराम करना जब इनकी बेगम बनके हमारे घर में आओगी। ये सुनते ही समीर मल्लिका को ऊपर से नीचे देखता है और घबरा जाता है। अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मल्लिका मेरी बेगम? नहीं, ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता।
समीर, तुम जानते हो मैंने बानो आपी से तुम्हारे जन्म से पहले ही वादा किया था कि हम दोनों के बच्चे बड़े होकर निकाह करेंगे। मगर अम्मी, मल्लिका खालू की बेटी है। तो क्या हुआ, मुझे वो बहुत पसंद है। इस घर में निकाह करके बस मल्लिका ही आएगी। बस यही मेरा आखिरी फैसला है। समीर अपनी अम्मी की जिद देखकर घबराते हुए मल्लिका की ओर देखता है। वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए हिल रही थी और अपना दुपट्टा चबाते हुए शर्मा रही थी। या अल्लाह, इसकी नजाकत है या फिर ये चलती फिरती चर्बी की कयामत। अच्छा भला उस अप्सरा सी जन्नत के ख्वाबों में था और अम्मी ने मुझे खुली आंखों से बुरा ख्वाब दिखा दिया। अगर सचमुच इस मल्लिका से मेरा निकाह हो गया तो मैं तो सचमुच मरकर जन्नत ही पहुंच जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मुझे एतराज है। गुस्ताख, तुमने हमारे तकल्लुम को मना किया। क्या हम इसकी वजह जान सकते हैं? हाँ अम्मी, वो मुझे इश्क हो गया है और मैं उसी लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। अमीना समीर का ऐसा इकरार सुनकर हिल गई थी। ये सुन मल्लिका की आंखों का नलका खुल जाता है और वो रोते हुए वहाँ से बाहर भागने लगती है। मेरे हर रोजी की कसम, निकाह तो बस मैं तुम्ही से करूंगी समीर। तुम जानते हो ना, इस घर में मोहब्बत की कोई जगह नहीं है। जब तुम्हारे अब्बू अपनी ही बीवी से आज तक मोहब्बत नहीं कर पाए तो तुम बिना निकाह के इश्क कैसे फरमा सकते हो समीर? पर अम्मी वो बस अब एक लफ्ज और नहीं, बस तुम्हारा निकाह हमारी ही मर्जी से होगा। कि हमारा आखिरी ऐलान है। अब इस मसले में हमें और कोई बहस नहीं चाहिए। समीर अपनी शुरू होती कहानी का ऐसा अंत तो नहीं चाहता था। उस ओर जन्नत ख्वाबों में ही खुश होती सी अंगड़ाई लेती हुई उठती है। जिस तरह से उसकी आंखें गुनगुना रही थी, उसके होंठ भी गुनगुनाने लग जाते। मेरी आंखों में प्यारा सा चेहरा है कशिश मीठी यादों का पहरा है। झोंकाई हवा का आएगा, मेरे जीवन को महकाएगा। कहीं ना कहीं तो होगा, हाँ कहीं ना कहीं तो होगा। तभी दरवाजे से उसके वालिद अबू अंदर आते हैं और जन्नत को ऐसा चहकता हुआ देख अपनी त्योरियां चढ़ाते हैं। सुबह सुबह नाच गाना शुरू हो गया और कोई काम नहीं है क्या? और ये क्या, बिना किसी पर्दे के सीधे बिस्तर से उठकर आ गई? अगर कोई बाहर से आकर देख लेता तो ख्याल रखना चाहिए तुमको। अब बच्ची नहीं रही हो तुम, निकाह के लायक हो चुकी हो। जन्नत ये सुनकर दबी आवाज में डरते डरते बोलती है, जी अबू, अगर कोई बाहर से आए तो अपनी नजर फेर ले। ऐसा थोड़ी है कि मेरा बदन ढका नहीं है, बस पर्दा ही तो नहीं है। अगर लोग अपनी आंखों पर पर्दा कर लें तो हमें हर वक्त पर्दे में रहने की क्या दरकार। ये सुनते ही परवेज आव देखता है नताव सीधे जन्नत के गाल पर एक तमतमाता थप्पड़ रसीद कर देता है। जन्नत अपना गाल सहलाते हुए फपक फपक कर रोने लगती है। सान्या और जुबैदा परवेज का गुस्सा देख सहम जाती हैं। रुकिए जी, ये क्या कर रहे हैं? अपनी जवान लड़की के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। चुप एकदम, ज्यादा बोली तो चमड़ी उधर दूंगा। एकदम बदतमीज लड़की है तेरी, अपने अब्बू के सामने जुबान लड़ाती है। अगर हमारे वालिद होते तो हम उनके सामने एकदम गूंगे बने रहते। इतनी जुबान निकालने की हिम्मत भी नहीं होती। पर मैं एकदम सही था कि अब तेरी निकाह की उम्र हो गई है। आज ही निकाह के लिए कुछ लड़कों की तस्वीरें लाया हूँ, एक चुन लेना, नहीं तो मैं चुन दूंगा और निकल जा इस घर से। परवेज तस्वीरें निकालकर फर्श पर जोर से फेंकता है। अगर इनमें से कोई चेहरा पसंद आए तो अपनी अम्मी को बता देना, वरना तेरे खालू का बेटा तो है ही, अगले शुक्रवार ही तेरा निकाह करवा दूंगा। जन्नत अपने अब्बू के हाथ अपनी किस्मत को लिखता देख घबरा जाती है और उसकी दबी जुबान से लफ्ज फूटता है, अब्बू, हमें लड़का पसंद है, हम निकाह उसी से करेंगे। अब ये सुनते ही परवेज का चेहरा क्रोध से लाल हो चुका था। वो जन्नत को मारने के लिए उसकी ओर झपटता है कि तभी जुबैदा बीच में आ जाती है। रोक ले अपनी इस जुबान को, हराम कहने से पहले रुक जा जन्नत। ए जी रुक जाओ, ऐसे मत करो, ये हमारी बेटी है, मार डालेंगे क्या इसे? हाँ मार डालूंगा। अगर इसने फिर दोबारा इस घर में मोहब्बत का नाम लिया तो अगला शुक्रवार ही क्यों, मैं इसी शुक्रवार को अप्पी के बेटे उमर के साथ इसको कलमा पढ़वा दूंगा। मोहब्बत करेंगे ये, अंडे के मरे हुए बीज मोहब्बत करेंगे। परवेज बड़बड़ाता हुआ बाहर चला जाता है और जन्नत वहीं बैठकर फपक फपक कर खूब रोती है। आपी, आपी, आपी रो मत ना, मत रोना आपी। ना जन्नत, ना मेरी बच्ची, रो नहीं। क्यों अम्मी, आखिर क्यों? अब्बू जल्लाद जैसा बर्ताव क्यों करते हैं हमारे साथ? अगर हमारी जगह हमारा कोई भाई होता तो क्या तब भी अब्बू ऐसे ही जवान बेटे के ऊपर हाथ उठाते? नहीं ना। फिर क्यों इस चेहरे को पर्दे में रखने के हुक्म को थोपते थोपते इस दिल को भी बुरखे के भीतर ही घुटने रहने दिया? क्या हमें मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है? क्या मोहब्बत करना इतनी नापाक हरकत है? अगर ऐसा ही है तो क्यों कहते हैं कि खुदा से प्यार करो, अल्लाह से इश्क करो? अगर उनसे मोहब्बत करने को इबादत कहा जाता है तो मोहब्बत करने को इबादत क्यों नहीं कहा जाता? हम ये निकाह नहीं करेंगे अम्मी, कभी नहीं। एक फैसला अब्बू सुना कर गए हैं, एक फैसला हम सुना रहे हैं, बस। नहीं जन्नत, तू तेरे अब्बू का क्रोध जानती है ना, वो तेरी जान ले लेंगे। अब्बू हमारी जिद नहीं जानते हैं अम्मी, हम अपनी जान दे देंगे मगर ये निकाह कभी नहीं करेंगे। जन्नत ये बात ठानकर कमरे में जाकर धम्म से दरवाजा बंद कर लेती है और उधर समीर दरवाजा खोलकर बाहर आता है। वो अमीना से खफा था। अम्मी अगर मुझसे प्यार करती तो जिस बेटे को शहजादा कहती हैं उसके लिए शहजादी जैसी लड़की ढूंढती। ये चलता फिरता विमान दिखने वाली नाम की मल्लिका नहीं। हाँ, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है।
बस ऐसा लग रहा है कि कैसे भी मैं उस लड़की तक पहुंच जाऊं और बस सुकून से उसके पास बैठा रहूं। पर समीर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सब तू महसूस कर रहा है वो नहीं कर रही हो? मुझे इसके लिए उससे मिलना ही होगा। देर रात को जन्नत उठती है और अपना सूटकेस निकालकर अपने कपड़े सारे पैक करके रात के अंधेरे में ही घर से निकलने लगती है कि तभी अंधेरे में ही कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और जन्नत का वहीं हार्ट फेल हो जाता है। अब्बू, हम तो बस सैर को निकल रहे थे। ये कुछ पैसे रख ले जन्नत, और बेटा भाग रही है ना तो बस मेरी एक बात मानना, भाग कर थक भी जाए तो भी कभी यहाँ फिर से लौट कर मत आना लौट कर। अल्लाह तुझे हर बुरे पर्दे से दूर और हर अच्छे पर्दे से ढक कर रखे। जन्नत इमोशनल होकर रोते हुए अपनी अम्मी जुबैदा के गले लगती है और इस रात के अंधेरे में रोते हुए अपनी अम्मी और इस घर को हमेशा के लिए अलविदा कह देती है। वो सड़क पर चल तो रही थी मगर उसके शरीर का सब खून पानी बन रहा था और अचानक कड़कती बिजली के बीच से जोरदार बारिश होने लगी। जन्नत भीगते हुए अपने ख्वाबों का भारी सूटकेस घसीटते हुए चल रही थी कि अचानक भीगी सड़क पर उसका पाँव फिसलता है और वो गिरने लगती है कि अचानक समीर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। तुम आ गए? अब कभी जाओगी नहीं ना? नहीं, कभी नहीं। और अचानक से समीर हवा हो जाता है और जन्नत रोने लग जाती है। इस मोड़ पर आ गई है जिंदगी, अपने मुझसे छूट गए, मंजिल नजर नहीं आ रही है, सिवाय इस खालीपन के क्या है मेरे पास। जन्नत लड़खड़ा कर अपना बैग उठाकर आगे बढ़ती है। तुम्हें तो पता नहीं है कितना मैं रोई हूँ तुम बिन, जागती हूँ ना मैं ना ही सोती हूँ तुम बिन, कैसे कहूँ मैं तुमसे कैसे मैं जी रही हूँ, तेरी तस्वीर को पल पल, तेरी तस्वीर को पल पल देखती मैं रहती हूँ, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी। जन्नत अपना दर्द बहाते हुए चल रही थी कि तभी उसे समीर नजर आता है और वो अपने आंसू पोंछकर उसके पास जाती है और उसके सीने पर थप्पड़ मारने लगती है। क्यों क्यों मिले तुम मुझे ना मिले होते तो कितनी आसान जिंदगी रहती, ना मैं कभी ख्वाब ही देख पाती, ना मैं तुम्हारा होने की जिद करती, ना ही मेरा घर छूटता, ना ही अब्बू मुझसे रूठते, सब तुम्हारी वजह से हुआ। क्या ये सब सिर्फ मुझे ही कबूल है या तुम्हें मैं कबूल नहीं हूँ? हाँ, कबूल हो मुझे तुम, कबूल हो कबूल हो कबूल हो। और समीर ये कहकर जन्नत का गाल चूमता है। उसके होठों की छुअन लगते ही जन्नत को होश आता है कि ये समीर कोई ख्याल नहीं बल्कि असल में यहाँ उसके साथ दर्द की बारिश में भीग रहा था। तुम यहाँ मगर कैसे? देर रात को अमीना के घर की घंटी बजती है और वो अपनी आंखें मसलते हुए दरवाजा खोलती है। सामने जन्नत और समीर खड़े थे। दोनों ने निकाह कर लिया था। ये देखकर अमीना का जिगर हलक तक आ गया था। आखिर जन्नत और समीर एक हो ही गए, मगर क्या ये एक फैसला एक बड़े रिश्ते में भी बदल सकेगा? इसके आगे की जर्नी देखने के लिए आपको देखते रहना होगा तेरे बिन कहानी, केवल लव सिटी पर। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल लव सिटी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट योर फेवरेट सीन। कुछ देर पहले जन्नत की जिंदगी उसके उसूलों से उतरकर सड़क पर आ गिरी थी और वो वहाँ रो रही थी कि तभी समीर भी उसे ढूंढता हुआ आ जाता है। जन्नत, या अल्लाह, ये किस हाल में हो तुम? जिसके वालिद ही उसे ठुकरा दे वो दर दर की ठोकरें ही खाती रह जाती है। किस दर जाएं अब हम? जी तो करता है यहीं से कूदकर अपनी जान दे दूं। जन्नत, नहीं नहीं, ये कैसा बचपना है, संभालो खुद को। संभाल ही तो रही थी बचपन से। जब अब्बू को अम्मी से उनका बेटा नसीब नहीं हुआ तो शहजादे के मोह में उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को नामुरादजादी ही कह दे दिया। और कैसे संभालूं खुद को? अब हम थक गए हैं समीर, हम थक गए हैं। अब इस शरीर में और जान बाकी नहीं है, हम थक गए हैं। अम्मा, अम्मा, अब्बू, इतनी बुरी लगते थे क्या हम, जो ईद के बकरे की तरह कसाई के घर में हमारा निकाह तय कराए? समीर जन्नत की इस हालत को देख तड़प उठता है। सही कहा तुमने, तुम कब तक खुद को संभालोगी? अब समय आ गया है जब कोई हो जो तुम्हें संभाले, तुम्हारी परवाह करे। और समीर जन्नत का हाथ थामकर उसे उस जगह से ले जाने लगता है, मगर जन्नत आगे नहीं बढ़ती है। ये क्या कर रहे हो समीर? छोड़ो हमारा हाथ। नहीं, कभी नहीं, ये हाथ अब कभी नहीं छूटेगा। समीर अपने घुटनों पर आता है और जेब से जन्नत की पायल निकालकर उसके पाँव में बांध देता है। जन्नत, निकाह करोगी मुझसे? जन्नत और समीर के आंसू बारिश के साथ बह चलते हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों का सच पढ़ने लगते हैं। जन्नत हाँ में सिर हिलाती है और कुछ देर बाद देर रात में अमीना के घर की घंटी बजती है। अमीना दरवाजा खोलती है तो सामने समीर और जन्नत निकाह के कपड़ों में खड़े थे। ये देखते ही अमीना बेहोश ही हो जाती है और कुछ देर बाद
अमीना को होश आता है तो वो देखती है कि वहाँ जन्नत, समीर, अली, वहीदा और समीर के अब्बू अनवर भी खड़े थे। या अल्लाह, मुझे माफ करना, तुझसे मैं मिन्नतें करती रही मेरे समीर के लिए, अच्छी लड़की के लिए, और ये सजदा होने से पहले ही ये मनहूस घटना हो गई। माफ करना अल्लाह। अम्मी मेरी बात। बस, तू एक लफ्ज भी बोलने तक का हक हो चुका है। अमीना जन्नत की ओर जाती है और उसकी पोशाक देखती है। दरिया बाकी हवेली में ये किस सड़क छाप को उठा लाया है तू समीर? ना ढंग की पोशाक, ना ओढ़ने पहनने का ढंग। तू इसे बनाना चाहता है अमीना बेगम की बहू? इसे? तू ऐसा हरगिज नहीं होगा, मेरे जीते जी तो कभी नहीं। जी वो हम। हाँ बेटी बोलो, क्या बोलना चाहती हो तुम? वो अम्मी की जीते जी अगर नहीं तो क्या बाद में। जन्नत की इस हाजिर जवाबी को सुनकर सबके कान के मानो पर्दे चल गए थे। जन्नत अमीना के कड़क स्वभाव से वाकिफ नहीं थी, पर शायद कुरैशियों का ये परिवार भी अब तक जन्नत जैसी आफत के पाले नहीं पड़ा था। या खुदा, ये तो ठीक से आई भी नहीं है कि हमारे इंतकाल की दुआ करने लगी है। देखा तूने समीर? समीर भी जन्नत की इस बेवकूफी से शर्मिंदा था। अम्मी देखो ना मेरी ओर, अम्मी मैं उस भैंस की बच्ची मल्लिका से शादी नहीं करना चाहता था। समीर, जिसे तुम भैंस की बच्ची कह रहे हो वो तुम्हारे खाला की बेटी है, और कमी क्या है मल्लिका में? कमी ही तो नहीं, सब ज्यादा ही ज्यादा है। मुझे नहीं पसंद थी यार वो, मुझे जन्नत पसंद है। अमीना समीर पर हाथ उठाने ही वाली थी कि तभी वहीदा बीच में आ जाती है। अमीना, जवान बेटे पर हाथ उठाएगी? बच्चों, रात बहुत हो गई है, जाओ अपने कमरे में जाओ, कल इस बारे में बात करेंगे। जन्नत को लेकर समीर अपने कमरे में चला जाता है और जन्नत राहत की सांस भरकर खिड़की से ताजी हवा लेने लगती है। तभी बारिश के कुछ छींटे उसके चेहरे पर आ लगते हैं और वो मचल उठती है। समीर चोर निगाहों से जन्नत का बालपन देख रहा था। अल्लाह, इतने ड्रामे की तो हमको खूब उम्मीद थी, पर कम से कम अब्बू के उस जेल से तो ये बेहतर है। ऊपर से समीर है यहाँ, उसके साथ सब महफूज होगा। तो एक झटके में जन्नत से बेगम जन्नत बन गई तू। कहीं ना कहीं तो होगा करते करते दरिया बाग में मिल गया वो। जन्नत अपनी किस्मत को खैर मनाते हुए अपने हाथ से बाल झटक कर सुखा रही थी कि तभी उसे ध्यान आता है कि उसके ठीक पीछे समीर खड़ा है और बाल उसके चेहरे पर जा लगते हैं। अब वो माफ करना, हमारी निगाह आप पर पड़ी नहीं। माफ तो नहीं करना चाहिए वैसे तुमको, जो सच में अब तक तुम्हारी निगाह हम पर नहीं पड़ी थी। कौन सी जन्नत में रहती थी तुम मल्लिका जन्नत? समीर, ये सब अचानक से हुआ तो हम भी नहीं समझ पा रहे, और इतना बड़ा बदलाव, हम हाथ से मियाँ बीवी हैं। ये कोई ख्वाब है या हकीकत का साया? अब बेगम साहिबा अपने दिमाग के घोड़ों को थोड़ी शांति दीजिए और चलिए बिस्तर में, रात काफी हो गई है। क्या बिस्तर में? या अल्लाह, ये सब भी करना होगा? चिल रहो लड़की, तुम घबराती ही बहुत हो। वैसे तो अच्छों की अकेले छुट्टी कर सकती हो, लेकिन ना जाने मोहब्बत में पड़ने के बाद सुंदर लड़कियां अक्सर नाजुक कलियों में बदल जाती हैं। अरे बाबा, तुम इस कोने में रहना, मैं बिस्तर के इस कोने में, और बीच में रहेगी ढेर सारे तकियों की दीवार। अब खुश? और जन्नत और समीर तकिए की आड़ लगाकर सो जाते हैं। अगली सुबह थी। घर के शोर से जन्नत की आंख खुलती है। या अल्लाह, सुबह के 7 ही बजे हैं और ये सुअर की तरह घर में किसी ने रेंकना शुरू कर दिया। जन्नत का कमरा ऊपर की मंजिल पर था। वो ऊपर से ही खड़ी देखती है तो नीचे तो कल रात की बड़ी फिल्म चल रही थी। दरवाजे से मल्लिका काले रंग के कपड़े पहनकर अंदर आ रही थी और छाती पीट कर विलाप मचा रही थी। मुझे माफ कर दो खाला, मुझे भी मार डालो। मल्लिका, मेरी बच्ची, ऐसा विलाप क्यों? एक बेवा इस विलाप के सिवा और कर भी क्या सकती है? बेवा? ओए, तू विधवा कदों हो गई? 10 मल्लिका ने निकाह कर रखा था, मन ने कोई दस्या ही नहीं। अरे पुत्र, दादी नू तो दस देती। बताओ भला मैं क्या एक लड्डू से ज्यादा खा लेती? अमीना वहीदा की कॉमिक टाइमिंग को घूर कर देखती है। हया, मल्लिका के लिए पानी लेकर आना। और मल्लिका पानी पीकर फिर से रोना शुरू करती है। खाला, मेरा समीर मुझे छोड़कर चला गया, मैं तो विधवा हो गई। जुबान संभाल ले मल्लिका, बेवा वो होती है जिसका शौहर मर जाता है और समीर जिंदा है, और वैसे वो तेरा शौहर कब बना? खाला, बीजी मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? जन्नत आज का तमाशा देख हंस ही रही थी कि तभी समीर जाग जाता है और अंगड़ाई लेता हुआ जन्नत के पास आता है। गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है सुबह सुबह? कुछ नहीं, बस अपनी सौतन को तुम्हारे नाम की बेवा होते देख रहे हैं। क्या मैं भी तो देखूं? हे खुदा, ये भैंस की बच्ची सुबह सुबह ही आ गई। बाय द वे, बॉडी शेमिंग इज नॉट गुड मैनर्स समीर। अरे जाओ, मैं तो बोलूंगा। जन्नत हंसते हुए तभी देखती है कि मल्लिका की आंख तो आंख, नाक से भी पानी बहने लगता है और वो हाथ से साफ करके अपने कपड़ों से पोंछ देती है। यू, हाउ क्रॉस! इसे देखकर तो लगता है ये तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट थी समीर। कहाँ तुम हमारे जैसी के चक्कर में पड़ गए, जब असली मल्लिका तो वहाँ तुम्हारी राह देख रही थी। देखो, राहों में उसने अपनी आंख नाक सबका पानी बिछा रखा होगा। जन्नत की बच्ची कुछ ज्यादा ही नहीं खिलखिला रही हो तुम, हाँ? समीर जन्नत की कलाई को मरोड़कर पीछे ले जाता है
और दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब से जाते हैं। हाँ समीर, छोड़ो हमारा हाथ। हाँ, बोला था ना कि हाथ तो अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अम्मी अम्मी, मुझे उनसे मिलना है, उनसे मिलना है अम्मी, अपने शौहर से मिलना है। मुझे पूछना है कि आखिर इस मल्लिका में क्या कमी थी जो उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मेरे पास क्या लड़कों की कमी थी, लेकिन हमेशा खुद को बस उनके लिए बचाया हुआ था। मेरा शौहर कहाँ है अम्मी? अब जन्नत को मल्लिका की इस नौटंकी पर कसकर क्रोध आ जाता है और वो जोश में आकर अपनी बाजुएं चढ़ाकर सीढ़ियां नीचे उतरती है। ए लड़की, क्या तमाशा मचाई है? मेरा शौहर कर रही है। कहाँ से हो गया समीर तेरा शौहर? तुझे समझ नहीं आ रहा कि वो तुझसे प्यार नहीं करता है और तू है कि बस चिपके ही जा रही है। उसने हमसे निकाह किया है, हम है उनकी बेगम जन्नत। अम्मी जान, ये गुस्ताख क्या बोल रही है? गुस्ताख होगी तू, तेरा खानदान, तेरे अड़ोसी पड़ोसी। ए लड़की, बस चुप। हमारे परिवार के मसलों में दखल देने वाली तू होती कौन है? या अल्लाह, मारे गए, मुझसे ये सब नहीं देखा जाएगा। और समीर तो पतली गली पकड़कर चुपचाप वहाँ से कमरे में लौटकर चादर तान लेता है। जब कोई हालात संभाले नहीं जा सके तो ऐसे चादर तान कर सो जाना चाहिए। क्या बोलती पब्लिक? अम्मी, आप मुझे संभालने दीजिए। हाँ, भैंस की बच्ची, ये सुअर की तरह रेंगती रहेगी तो वो लड़कों की लाइन के सब लोग भाग जाएंगे। इसलिए अपने इस नाटक को यहीं रोककर ये बात भेजे में घुसा ले कि समीर मेरा शौहर, सिर्फ मेरा, समझी? अम्मी बहुत बेशर्म है तू। पहले खाला खाला करते अम्मी पर आ गई और अम्मी से अम्मी जान पर। चिपकना तो कोई तुझसे सीखे। निकल हमारे घर से, चल। और हिटलर जन्नत मल्लिका का हाथ पकड़कर खींच रही थी, मगर भारी मल्लिका हिलने का नाम तक नहीं ले रही थी कि तभी अमीना ने आकर जन्नत का हाथ पकड़ा और उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। जन्नत तो एकदम से सुन्ना गई थी। गुस्ताखी पर गुस्ताखी, एक हद होती है बदसलूकी की। कैसी जुबान रखती हो तुम? कौन खानदान से हो तुम? हरकतों से तो कोई बदजात ही लगती हो और उंगली उठा रही हो मल्लिका के खानदान पर। अरे हमारी आपी की बेटी है ये और तुमसे तो बहुत ऊंचा खानदान है इसका। जन्नत की आंखों से आंसुओं का झरना बह चला था। वो झांक कर ऊपर देखती है तो वहाँ समीर था ही नहीं। जन्नत मल्लिका से दूर हटकर खड़ी हो जाती है। तभी अमीना की नजर जन्नत पर पड़ती है और वो उसे घूरने लगती है। पर्दा कहाँ है तुम्हारा? कहाँ है पर्दा? अपना नंगा गला लेकर तुम नीचे तक आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या वालिदैन ने इतना भी नहीं सिखाया कि बिना पर्दे के बाहर निकलना औरत के लिए हराम होता है? कहाँ है पर्दा? कुछ पूछ रही हूँ मैं, जवाब दो। कहाँ है पर्दा? वहीदा भी लाठी दो अपनी। आज नई बहू का स्वागत तो मैं करती हूँ। अमीना की दहाड़ सुनकर जन्नत एकदम से कांप उठती है। देखिए, क्या जन्नत अमीना के क्रोध से बच पाएगी? क्या समीर उसे बचा लेगा? जानने के लिए देखते रहिए तेरे बिन कहानी का अगला भाग, केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लवली कमेंट्स ऑल्सो। पर्दा कहाँ है तुम्हारा गुस्ताख लड़की? अमीना जन्नत की ओर वहीदा की लाठी उठाती है कि जन्नत उसे हवा में ही पकड़ लेती है। पर्दा? कैसा पर्दा? बिस्तर से उठकर भोर सवेरे भी कोई पर्दा करता है क्या भला? अगर नहीं करते तो हम लोगों ने क्यों किया हुआ है? क्योंकि आप सब पुराने ख्यालात के हो और हम आज के ख्यालातों के हैं। शर्म अगर नजर में हो तो निगाहों के पर्दों से भी भरी महफिल से बाइज्जत लौटा जा सकता है अम्मी जान। तौबा, कैसे कैची की तरह जुबान चलती है तुम्हारी। तुम ऐसे नहीं समझोगी इस घर के नियमों को। और अमीना पास रखा दुपट्टा उठाती है और उसे जन्नत की ओर ले जाकर जबरदस्ती उसके मुंह पर बांधकर उसे सिर पर लपेटते हुए उसके गले में कस के बांधती है। इससे जन्नत का दम घुटने लगता है। अम्मी, हमको सांस नहीं। अम्मी, हमारा दम घुट रहा है इसमें। अम्मी, खुदा के लिए हमको बख्श दीजिए अम्मी। और जन्नत को ऐसा विलाप करता देख अमीना के कलेजे को 2 पल की राहत मिलती है और वो जन्नत को धकेलते हुए छोड़ती हैं। तभी जन्नत को कोई थाम लेता है। अरे जन्नत वाले लोग अभी जमीन पर आ फरमाए। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे आपकी सारी हेकड़ी को किसी चूनर से गांठ लगा दी हो। चलिए सौतन आपा, खुदा हाफिज। मल्लिका, जो जन्नत से कम 10 साल बड़ी लगती थी, वो उसे आपा यानी बड़ी बहन बोल रही थी। उफ़्फ़ो, दिल ही तोड़ दिया बेचारी जन्नत का। अब वो पहले अमीना का टॉर्चर संभाले या मल्लिका का बेहुदापन। पर अम्मी, घर में किससे पर्दा करूं? भला यहाँ अभी है ही कौन? हम सभी जनानियां ही तो हैं, ना ही अबू है ना ही कोई और। देखा बीजी, अब इसे पर्दा किससे करना चाहिए वो कायदा और सिखाएं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि समीर को ऐसा क्या दिखा इस लड़की में। सच्ची कहा है, मोहब्बत हो जाए गधी से तो हूरें भी नजर नहीं आती। जन्नत अपनी सारी जलीलियत को झेलते हुए क्रोध से मुट्ठियां भींचकर खुद पर काबू कर रही थी कि तभी रसोई घर से कुछ बर्तन गिरने की आवाज होती है और अमीना का सारा ध्यान उधर चला जाता है। वो देखती है कि नौकरानी हया ने कुछ बर्तन फर्श पर गिराए हैं। तभी हया जन्नत की ओर देखकर आंख मारती है और उसे यहाँ से चले जाने का इशारा करती है। जन्नत कमरे की ओर चली जाती है। कर दी तबाही, या अल्लाह, कैसे कैसे नमूने आ घुसे हैं मेरे घर में। जन्नत कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ उसे समीर नहीं मिलता है। समीर नजर बचाकर अली के कमरे में चला गया था। जन्नत आज के तमाशे पर बिस्तर पर बैठकर अपना माथा पकड़कर फूट पड़ती है
या अल्लाह, ये क्या आफत थी सुबह पहले। ऐसे लगा जैसे उस घर से निकलकर यहाँ आ गई हूँ तो भी कुछ नहीं बदला। उधर जन्नत के अब्बू के घर पर दरवाजे पर एक बुढ़िया भीख मांगने आती है। इस गरीब को दोगे तो अल्लाह तुम्हें उसका 100 गुना देगा। ये देख जुबैदा फटाफट आटा और खाना डालकर ले जाने लगती है कि तभी जन्नत के अब्बू जुबैदा का हाथ रोक देते हैं। अरे बुढ़िया, अगर अल्लाह 100 गुना दे ही सकता है तो ये ले, ये रही मेरी झोली। तू इसमें कुछ क्यों नहीं डाल देती जो अल्लाह तुझे 100 गुना दे देगा। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, खुद के पास कुछ है नहीं और बड़ी आई मुझको दुआ देने वाली। मांगने का तो धंधा बना रखा है, धंधा। बुढ़िया को अपना अपमान बहुत बुरा लगता है। तभी वो मकान के बाहर लगी नेम प्लेट पढ़ती है जहाँ जुबैदा के पति का नाम लिखा था और बुढ़िया उसे पढ़कर जोर से चीखती है, परवेज तवरेज शमशेर खान, ये बड़ा नाम तेरा ही है ना। इतना बड़ा नाम रखने को अपनी शान समझता है ना तू। अब्बू दादा सारा खानदान तो डाल दिया नाम में, मगर अपनी इस घटिया फितरत को पचा कैसे लेता है तू। मैं भीख नहीं मांग रही थी, बस गुजारा कर लेने जितना मांग रही थी। वल्लाह, ये तो लिखा भी पढ़ सकती है। हाँ, मैं सब पढ़ सकती हूँ, कोई सड़क से आई हुई नहीं हूँ। ये तो औलाद के भरोसे जो अपना सब कुछ उसको दे डाला था, मेरा वही यकीन औलाद ने तोड़ दिया। खूब पढ़ाया लिखाया और जब 2 पैसे कमाने लगा तो कहता, अम्मी तुम बहुत पुरानी नजर आने लगी हो, यहाँ घर में आए दिन कोई मेहमान आते रहते हैं, तुमको देखेंगे तो नौकरानी समझेंगे, इसलिए तुम खाला के यहाँ चली जाओ। इमारतें जब पुरानी हो जाए तो उसे धरोहर कहकर सब टिकट लगाकर देखने आते हैं, लेकिन जब इंसान पुराना हो जाए तो उसे कचरा समझकर इधर उधर फेंकना चाहते हैं। फिर खाला के पास नहीं गई आप? जुबैदा के मुंह खोलते ही परवेज उसे घूरता है और जुबैदा झट से पर्दे की आड़ ले लेती है। जब अपना सगा बेटा ही अपनी अम्मी को रखना हराम समझने लगा था तो मेरी बहन की तो खुद की दुनिया थी जिसमें मैं कहाँ ही घुस सकती थी। देखते देखते सड़क पर आ गई, राह चलते लोगों से भीख नहीं मांग सकती, इसलिए घर घर जाकर कुछ खाने के बदले दुआ दे देती हूँ। हाँ माँ, लीजिए ना। खबरदार, जो अन्न का कण भी यहाँ से इसे दिया तो ये बकवास कहानियाँ किसी और को सुनाना बुढ़िया। जा यहाँ से। ए जी, दर पर आए हुए को भूखा मत जाने दो। रहने दे बच्ची, तेरी नेकी मुझे नजर आ रही है मगर तेरे शौहर की नहीं। परवेज तवरेज शमशेर खान, जितना जलील तूने मुझे किया है ना, अल्लाह तुझे उसकी 100 गुना ज्यादा जलीलियत नसीब कराएगा। तू देख लेना, तू देख लेना। और बुढ़िया उल्टे पांव ही अपना दिया हुआ श्राप बड़बड़ाते हुए चली गई। जुबैदा ये देख परेशान हो उठी। जन्नत के अब्बू, वो अम्मा भी दूर नहीं गई होंगी, जाकर उनके पांव पकड़कर माफी मांगते हुए उन्हें खाना दे आओ, वरना पता नहीं क्या हश्र होगा। खबरदार, जो मुझे कोई फालतू पाठ पढ़ाया तो। और आज तुम्हारी दोनों बेटियां किधर है? क्या पो भवन से निकलने का इरादा नहीं लग रहा है? जैसे घर में ही मातम छा रहा है। कहाँ है दोनों? मुझे ही देखना होगा। जुबैदा के रोकने पर भी परवेज कमरे की ओर बढ़ पड़ा और तभी वो देखता है कि सान्या तो आईने के सामने खड़ी होकर लिपस्टिक लगा रही थी और बिस्तर पर चादर ताने जन्नत सो रही थी। परवेज चादर वाली को तो बाद में देखता है, पहले उसकी नजर सान्या पर पड़ती है। सान्या घबराकर हाथ पीछे करके कांपने लगती है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। ओ, तो तैयार हुआ जा रहा है। किस लिए हो रही? तुमको तो बुर्का ही पहनना है ना, तो किसके लिए लगा रही हो लिपस्टिक? बोलो, किसके लिए? कोई यार कर रखा है क्या बाहर जो बुरखे में मुंह घुसाता होगा? नहीं अब्बू। यह खुदा, कैसी घिनौनी बातें कर रहे हैं आप अपनी बच्ची से। रिश्ते का कुछ तो लिहाज रखिए। सही कहा, मुझे बात ही तो नहीं करनी चाहिए। अब्बू की गुड़िया को तो मुझे खुद सजाना चाहिए ना। लाओ, वो मुझे दो। अब्बू नहीं। इधर दो, सुना नहीं? और परवेज सान्या के हाथ से लिपस्टिक छीनकर उसके पूरे मुंह पर पोत देता है। हाँ, अब हो गई तैयार हमारी बिटिया। जाओ, अब ऐसे जाना। हाँ, मगर हिजाब के बिना नहीं, समझी? जी अब्बू। जुबैदा सान्या को संभालती है कि तभी परवेज की नजर बिस्तर पर चादर ताने जन्नत पर पड़ती है। तो अब्बू की मल्लिका अभी तक सो रही है। मल्लिका जी, आप कहें तो उठा दूं आपको? और परवेज क्रोध में आकर चादर जैसे ही उतारता है, देखता है कि वहाँ जन्नत नहीं बल्कि बस तकियों का ढेर बिछा पड़ा था। ये देख परवेज की आंखों में ही नरक जलने लगा था। शाबाश जन्नत, शाबाश। अपने वालिद के मुंह पर कालिक पोतने के लिए ही जन्म लिया था, आज तूने साबित कर दिया। कहाँ गई है? मैंने पूछा कहाँ गई है? पता है किसी को? जुबैदा और सान्या सांस रोक कर खड़े थे कि तभी परवेज अपनी बेल्ट निकालता है और सान्या की ओर बढ़ता है। अपनी अप्पा का ख्याल रखना, ये कहा था ना तुझे, तो फिर वो भागी कैसे? या कहीं तूने तो नहीं? नहीं अब्बू, अल्लाह कसम, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। माफ कर दो अब्बू। तभी परवेज की नजर तकिए पर रखी एक चिट्ठी पर पड़ती है और वो उसे उठाकर पढ़ता है। अब्बू, आप चाहते थे ना कि मैं इस घर से चली जाऊं, तो मैं चली गई। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आपकी मर्जी से निकाह करना था और अब अपनी मर्जी से निकाह कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी पसंद और वो सुंदर जिंदगी देखनी है जो आप मुझे कभी न दे सके, तो दरियाबाग की हवेली में आपका स्वागत है।
खुदा हाफिज, आपकी वो जन्नत जो हमेशा इस घर में नरक की तरह जलती रही। परवेज जैसे ही ये खत पढ़ता है, जुबैदा और सानिया तो कोना पकड़े कांप रहे थे, मगर परवेज की लाल आंखों में खून सवार था। मैं भी आता हूँ। और वो कमरे से बिना कुछ बोले चला जाता है। अम्मी जान, अब्बू ऐसा क्यों करते हैं? क्या वो हमको जरा भी प्यार नहीं करते? चुप हो जा मेरी बच्ची, अब्बू नहीं करते तो क्या, अम्मी तो करती है ना। क्या अम्मी काफी नहीं है तुम दोनों के लिए? कुछ मर्दों की जल्लाद जैसी फितरत हो ही जाती है। तेरे अब्बू वही जल्लाद है, चुप हो जा। जन्नत नहा धोकर तैयार होकर नीचे आ ही रही थी कि तभी कमरे के दरवाजे से ही अमीना बेगम जन्नत को कमरे के अंदर धक्का मारती है। अम्मी! हाँ अम्मी, कोई तलवार नहीं चला दी है। अच्छा सुनो, घर में मल्लिका का परिवार यानी खाला खालू और भी लोग आए हैं, तो नीचे आओ तो बुरखे में आना। ये रहा बुरका, और अपने इस महल से निकलेंगी कब आप हूरे जन्नत? आओ जल्दी, इतना काम पड़ा है। जन्नत चुपचाप बुरखा थाम लेती है। अमीना के जाते ही समीर सीटी बजाता हुआ कमरे में घुसता है और जन्नत की नजर उस पर पड़ती है। वो त्योर चढ़ाकर क्रोध में आ जाती है। सुबह हो गई आपकी जनाब, आपको खबर भी है हम पर सुबह पहले क्या क्या गुजरी, और अब ये बुरखा आपकी अम्मी ने दे दिया। बस इतनी सी बात पर मुंह बन गया मेरी जन्नत का। अरे पगली, ये बुरखा ही तो है जो किसी को भी सीधे मेरी जन्नत देखने से रोकेगा, वरना अगर सबको ही जन्नत नसीब हो जाएगी तो कर्मों को कौन ही करेगा? समीर की बातों से जन्नत मुस्कुरा देती है। मगर वो अम्मी सुबह दुपट्टा। अरे बाबा, तुम बिना दुपट्टे में ही मेरे सामने रहा करो, और मैं तो कहता हूँ कि बिना किसी और आड़ के भी। बदमाश, जाओ यहाँ से। जन्नत बुरखा डालकर हॉल में पहुँचती है और देखती है कि सुबह जो समीर की विधवा बनी मल्लिका विलाप करके छाती पीट रही थी, वो सुबह के 10 बजे ही 10 समोसे वाली प्लेट उठाकर मुंह फाड़ फाड़ कर खा रही है। लो, इनकी इद्दत तो यहीं पूरी हो गई। जन्नत की आवाज सबको सुनाई पड़ती है और सब पलट कर देखते हैं कि तभी अमीना उसे फटाफट किचन में भेज देती है। यही है वो आपा जिससे समीर ने काला चटनी और डालना। समीर, ये समोसे में स्वाद क्यों नहीं आ रहा तुम्हारे बिना? एक काम कर मोटी, समीर को भी डाल ले समोसे में, तभी शायद तेरे पेट की आग शांत हो, भैंस की बच्ची। जन्नत बड़बड़ा ही रही थी कि अचानक उसका हाथ कोई खींच लेता है। अरे अरे! ऑटो में सवार परवेज अपनी तलवार और 4 भाई बंधुओं को साथ बिठाए दरियाबाग की ओर निकल रहा था। रह रहकर उसके कानों में आवाज गूंज रही थी। जितना जलील तूने मुझे आज किया है ना, अल्लाह तुझे उसकी 100 गुना ज्यादा जलीलियत नसीब कराएगा। तू देख लेना, तू देख लेना। और अगर आपको मेरी पसंद और मेरी वो सुंदर जिंदगी देखनी है जो आप मुझे कभी न दे सके, तो दरियाबाग की हवेली में आपका स्वागत है। खुदा हाफिज। जानिए, क्या परवेज तलवार के जरिए बात करेगा? क्या जन्नत अपने अबू के सामने खड़ी भी हो पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए लव सिटी की कहानी तेरे बिन। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जन्नत के अब्बू जन्नत के इस कड़े कदम के बारे में सोच सोचकर भीतर जल रहे थे। तभी उधर जन्नत एक बंद कमरे में पहुंच जाती है जहां एकदम अंधेरा था। अचानक उसे दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। नवाब साहब, ये आप ही है ना? पहली मुलाकात की शरारत अभी तक भूले नहीं आप समीर? अच्छा बाबा, बत्ती तो जलाओ। अचानक बत्ती जलती है और जन्नत देखती है कि वो किसी ऐसी जगह खड़ी थी जैसे वो असल में कोई जन्नत ही हो। उस कमरे में फर्श पर सुंदर सफेद धुआं उड़ रहा था। आसपास इतने गुलाब थे कि गिना नहीं जा सकता। तभी जन्नत गुलाब की पंखुड़ियों से बने रास्ते पर आगे चलती है और जैसे जैसे उसके कदम बढ़ते हैं उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। या अल्लाह समीर, एक ही तो दिल है, कितनी बार दे आपको। कहाँ हो आप? समीर, समीर, अब बाहर भी आ जाइए। आपके इश्क दिखाने के बाद हमको भी तो मौका दीजिए इश्क जताने का। और तभी धुएं के बीच से जन्नत की नजर समीर पर पड़ती है जो बाहें फैलाए उसके आगे खड़ा था। जन्नत दौड़कर उसके सीने से लग जाती है। दोनों की धड़कनें बेशुमार धड़क रही थी। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के बदन को छू रही थी। जन्नत आहिस्ता से समीर के कानों में फुसफुसाती है। समीर, हमारा दिल बेतहाशा धड़क रहा है, इसकी धड़कनों को सुनिए, क्या सुनाई दे रहा है आपको? समीर जन्नत के सीने से अपने कान लगाकर सुनता है। समीर, 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 या अल्लाह, तुम्हारी तो हर धड़कनों पर मेरा ही नाम लिखा है जन्नत। जन्नत मुस्कुराकर शर्माते हुए पलट जाती है और समीर उसे पीछे से जाकर अपनी बाहों में थाम लेता है। जरा मेरी धड़कनों को भी सुन के देखो। जन्नत आंख बंद करके समीर के सीने से लगकर उसकी धड़कनें सुनती है। यहाँ तो बस हमारा नाम ही। समीर जन्नत को बाहों में कसके थाम लेता है। दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत सही आशिकी है। पूछो ना पूछो ना पूछो ना, हम सताए हुए हैं, सताए हुए हैं। समीर, ये सब हमारे लिए। टेबल पर ढेरों पकवान रखे थे। जी बेगम साहिबा, आपका पसंदीदा चिकन तंदूरी, मुर्ग मुसल्लम और जो भी आपको पसंद है
आज की दावत आपके अब्बू की ओर से। जन्नत को समीर की बात कुछ हजम नहीं होती है। अचानक वो देखती है कि समीर उसे लगातार घूर रहा था। समीर, तुम हमें घूर क्यों रहे हो? और वो टेबल पर बैठ ही रही थी कि तभी उसे दूर कोई आदमी खड़ा दिखाई देता है। वो वहाँ कौन खड़ा है और क्या उसने सब बातें सुन ली थी? समीर कुछ बोले बिना ही टेबल से एक चिकन टंगड़ी उठाकर चबाने लगता है। जन्नत धुआं चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और वो आदमी के करीब पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। कौन हो तुम और हमारी जगह पर क्या कर रहे हो? ऐसे गलत ताकाझाकी करने पर तुमको कोई खौफ नहीं है क्या? और वो आदमी जैसे ही पलटता है, जन्नत देखती है कि वो विशालकाय आदमी उसका अब्बू परवेज था। परवेज उसकी ओर क्रोध भरी निगाहों से देखता है। जन्नत के कदम घबराहट से पीछे की ओर जाने लगते हैं और परवेज के कदम आगे की ओर। अब्बू, अब्बू आप यहाँ कैसे? अब्बू नहीं, नहीं मारोगे नहीं, अब्बू नहीं, अब्बू मारोगे नहीं। जन्नत पीछे की ओर चल रही थी कि तभी समीर भी उसके पीछे आ खड़ा होता है। समीर हमको बचाओ, अब्बू हमारी जान ले लेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? परवेज क्रोध भरी निगाहों के साथ जोर से चिल्लाता है। मुर्ग मुसल्लम। हाँ, क्या? अब ये आपकी आवाज को क्या हुआ? ओहो महारानी, कीमा कबाब, चिकन तंदूरी, मुर्ग मुसल्लम, मीट कबाब, टंगड़ी। जन्नत कुछ समझती कि तभी उसके सिर में अचानक बहुत तेज दर्द होता है। अम्मी! अचानक ऑटो का ब्रेक लगता है और नींद में सोया हुआ परवेज झटके से जाग जाता है। एक बहुत बुरा ख्वाब देखा कि जन्नत वहाँ महल में मल्लिका की तरह। खैर बताओ, पहुँच गए क्या? हाँ भाईजान, पहुँच गए। और सब लोग ऑटो से उतरकर एक खाली सड़क पर उतर जाते हैं। आखिर क्या चल रहा था परवेज के भीतर? जन्नत देखती है कि उसके ख्यालों की जन्नत तो एकदम काफूर हो गई थी और उसकी जगह उसके सामने साक्षात उसकी सास अमीना भी खड़ी थी। अमीना ने ही जन्नत का हाथ खींचा था और अब उसके बाल अमीना के हाथ में थे जो वो जोर जोर से खींचे जा रही थी। अम्मी जान, आखिर बात क्या है? आप हरदम क्यों खफा रहती है हमसे? खफा होने की बात करती है? आज मुर्ग मुसल्लम और तंदूरी बनानी थी, उसका क्या हुआ? जी बस मसाला लगा कर रखा है। इन हाथों से? अपने हाथों के नाखून देखे हैं कितने बड़े हैं, ऊपर से रंगों से पोत भी रखे हैं। अगर इन हाथों से खाना बनाओगे तो मेरे मेहमान बीमार नहीं हो जाएंगे? तुमको तो तुम्हारी अम्मी ने कुछ नहीं सिखाया और इन खुली जुल्फों को लहराकर मुर्गे को फिर से जिंदा करना है क्या? इस घर में अपने केशियों पर थोड़ा काबू रखना बेटा। मत करो अम्मी, प्लीज अम्मी प्लीज। अमीना अपने सख्त हाथों के इस्तेमाल से ही जन्नत की उंगलियों के साथ मशक्कत करके जबरदस्ती उसके नाखून तोड़ती चली जाती है। इस श्रृंगार में जन्नत के प्राण बसते थे और अमीना एक एक कर जब उसके नाखून काट रही थी, जन्नत के शरीर पर तलवारें चल रही थी, प्राण निकल रहे थे और जन्नत बस रोते हुए अमीना को रुकने की मिन्नतें कर रही थी कि तभी अमीना ने जब जोर से एक नाखून तोड़ा तो उसकी उंगली भी घायल कर दी थी और वहाँ से खून आने लगा था। ले, हो गई सफाई, अब इन केशियों की बारी। अमीना जोर से खींचकर उसके बालों को बांध देती है और मल्लिका जैसी जन्नत चंपू चमेली जैसी बन जाती है। ओहो, तेरी उंगली से तो खून आ रहा है, अब इन हाथों से तो कैसे ही बनेगा खाना? पता नहीं कैसा गंदा खून होगा तेरा, ये कहीं खाने में न मिल जाए। तू रह नहीं दे। जब इंसान की काम करने की नीयत ही मरी रहती है तो कुदरत भी उसे वो काम नहीं करने देती। उफ, अब तो नौकरानी को ही कहना होगा। अमीना जन्नत को पीछे धकेलकर वहाँ से हटने लगती है कि तभी जन्नत का चरम फूट पड़ता है और वो फबक फबक कर बिलक बिलक कर खूब रोती है। जब मुझसे खाना बनवाना ही नहीं था तो जानबूझकर ऐसी ज्यादती क्यों करी मेरे साथ? क्यों क्यों? क्या दुश्मनी है आपकी मेरे से? अमीना जन्नत की बात सुनकर फिर से पलटकर उसके पास जाती है और उसका चेहरा सहलाती है। नहीं बेटी, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तुझसे। तुझसे भला क्या दुश्मनी होगी, मगर मुझे दुश्मनी है तेरे आजाद ख्याल से। अब उनको तो काबू में करना ही होगा ना मेरी बच्ची। चल एक बात बता, तू जानती है जो पालतू पक्षी होते हैं उनका मालिक पक्षियों को पिंजरे में कैद करते समय उनके पंजे में एक धागा बांध देता है, क्योंकि वो जानता है कि खुला आसमान देखते ही कहीं वो उड़ ना जाए, और जब भी वो उड़ने की कोशिश भी करते हैं तो उनकी उड़ान का आकार बस धागे के जितना ही होता है। तो इस बात से क्या समझी कि तेरे पाँव में कभी बेड़ियां नहीं थी, इसलिए तो कुछ ज्यादा ही उड़ना सीख गई है। पर अब बारी है वहां मोटी रस्सी बांधने की, दरियाबाग के तौर तरीके सिखाने की। ये रहा बुर्का, खाना बन जाए तो परोसने बाहर ले आना, मेहमान इंतजार कर रहे होंगे। और वो जन्नत के मुंह पर बुर्का फेंक कर हंसते हुए चली जाती है। जन्नत वहीं फर्श पर बैठकर अपने नाखूनों को निहारती है और रोती है। हमारे नाखून, हमारे नाखून कितने बेजान हो गए हैं। इनको बड़ा करने के लिए पहले अब्बू के साथ बड़ी लड़ाई करी और जब लगा कि अब अपनी शर्तों पर कुछ कर सकती हूँ तो आज तुम सब मारे गए। कितने रंग भर लिया करती थी तुम में, जो सब रंग अपनी जिंदगी में कभी भर नहीं सकते थे, वो सब रंग यहाँ भरकर खुद में खुश रहा करते थे हम। और अब देखो, हमारी ही तरह तुम सब भी बेरंग हो गए हो।
जन्नत फर्श पर गिरे अपने टूटे नाखूनों को अपने आंचल में समेटकर कमरे के एक बक्से में रख देती है और उस पर एक काला कपड़ा ढक देती है। जन्नत अपनी आजादी के पंख कटने के गम में अल जनाजा पढ़ने के लिए अपने दोनों हाथ से अल्लाह को याद करती है। अचानक जन्नत खड़ी होती है, अपने बदन पर बुरखा डालती है और बाहर किचन में जाती है। लाओ हया, खाना दो, मैं मेहमानों को परोस दूं। जन्नत खाना लेकर मल्लिका और उसके अम्मी अब्बू को परोसती है। हैं, तुम्हारा हाथ रखते ही तो मुसल्लम भी जहर बन गया होगा। कोई बात नहीं, खा लेती हूँ। मल्लिका रस्से में उंगलियां डुबो डुबो कर मजे से खाए जा रही थी। अरे अमीना, तेरे घर में नौकर भी पर्दे में रहते हैं। वाह, ऐसी तमीज तहजीब, वाह भाई वाह। अब भी ये नौकर नहीं, हमारे साहबजादे की खराब पसंद उसकी बीवी है। अरे वाह, शाबाश। बेटी की बहू को तो ऐसे ही कब्जे में रखना चाहिए, वरना क्या पता कब तुम्हारा बेटा ही लेकर उड़ जाए। तौबा तौबा, किसके हाथ से खाना परोस दिया? मुंह का सारा जायका ही खराब हो गया। हाथों, गंदा खून कहीं का। जन्नत अपनी नजरों के सामने अपनी सारी जलीलियत सहती चली जा रही थी कि तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े उसके अब्बू परवेज पर पड़ती है, जो पुलिस बंधुओं के साथ आया था। उसी समय समीर का भी वहाँ आना हो गया, जो सारा तमाशा अपनी आंखों से देख लेता है। अब्बू, आप यहाँ? परवेज के कदम हवेली के अंदर बढ़ रहे थे। तो दरियाबाग की मल्लिका? वो मैं हूँ, मैं चचा मल्लिका, मैं हूँ। अम्मा देखा, चचा मुझे दरियाबाग की मल्लिका बुला रहे हैं। मल्लिका की अम्मी मल्लिका के कोहनी की मार कर उसे चुप कराती हैं। इतना गंभीर माहौल होने के बावजूद मल्लिका रोगन जोश में हाथ भिगो भिगो कर सुपड़ सुपड़ करके चाट रही थी। परवेज जन्नत पर थप्पड़ मारने के लिए उसकी ओर हाथ उठाता है। अब्बू नहीं। जन्नत घबराकर आंखें मींच लेती है, मगर तो ये हाल देखने के लिए तकिए तले वो खत छोड़कर गई थी तुम? दरियाबाग की मल्लिका जन्नत बुरखे में मेहमानों को मुर्ग मुसल्लम परोस रही है। देखा भाइयों, तुमने देखा? मेरी बेटी जो मेरे घर को कैद कहा करती थी, वो यहाँ कितनी शान से तंदूरी परोस रही है, वो भी घर की चार दीवारी के भीतर भी इस काले बुरखे में। मेरा हंसते हंसते पेट दर्द हो जाएगा। कोई ससी को रोको। अब्बू बस करिए ना। जन्नत अपने अब्बू का कांधा थामकर रो ही रही होती है कि तभी उसके अब्बू उसे झटक देते हैं और जोर से उसका हिजाब खींच लेते हैं। कौन हो तुम? और जन्नत बेपर्दा हो जाती है। देखिए क्या होगी जन्नत की आगे की लड़ाई। अब क्या वो अपनी मोहब्बत के लिए लड़ेगी या अपनी आजादी के लिए? देखिए वो कौन सी जंग हारती है और कौन सी जीतती है। जानने के लिए देखते रहिए तेरे बिन जैसी अलग कहानी, केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। परवेज जन्नत का चेहरा देखकर हैरानी से बोलता है। कौन हो तुम? क्या ये आपकी बेटी नहीं है? नहीं, ये मेरी औलाद नहीं है। नहीं है ये मेरी बेटी। बताओ कौन हो तुम? जन्नत कहाँ है? बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? अबू, ये मैं ही तो हूँ, आपकी बेटी जन्नत। परवेज जैसे ही उसके मुंह से बोल सुनता है, जोर से चीखता है, बेटी। ये क्या हाल बना रखा है? कहाँ गया मेरा शेर? परवेज वहीं घुटना डालकर जमीन पर ही रोने लगता है। उसके सीने से इतने मातम भरे आंसू निकल रहे थे मानो वो वहीं प्राण त्याग दे, मगर क्यों? अबू, ये क्या हुलिया है? ये कैसा पर्दा है? मैं आज तक तुझे बंदिशों में कैद करता रहा, और जब तू पिंजरा खोलकर खुले आसमान में उड़ी तो सीधे बाज के घोंसले में क्यों आ गई, इस कैद में? अबू, ये सब अबू आप नाराज? नाराजगी? किसकी नाराजगी? किस बात की नाराजगी? मैं तो तुझे हमेशा अपना वो बेटा मानता था जिस पर इतना विश्वास था कि एक दिन ये अपने अब्बू के खिलाफ कभी तो आवाज उठाएगी। मैं कड़क बनता रहा ताकि मेरी बेटियां कड़क बन सके। मैं चाहता था कि तू बदल जाए, तू बोले, अब्बू बस करो, ये घर नहीं कैद है और मुझे खुलकर जीने दो। जमाना जो मुश्किलात पैदा कर सकता था, मैंने वो सब अपने ही घर में पैदा करके बचपन से ही मेरी बेटियों को लोहा बनाया, शेर बनाया। मगर तू माटी कैसे हो गई? लग रहा है मानो कसाई के हाथों बकरी हलाल होने से खूंटे से बंधी हुई अपने मरने का इंतजार कर रही हो। जन्नत अपने अबू को खुद के लिए रोता देख हैरान थी। परवेज एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। अबू, आपने हमसे कभी कुछ बोला क्यों नहीं था कि आप हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत? अरे तुम दोनों ही मेरे लिए खुदा से मिली ईदी का तोहफा हो मेरी बच्ची। लेकिन दरियाबाग में आकर तुम्हारा ऐसा हश्र मैंने नहीं सोचा था। सोचा था कोई रानी साहिबा सी बनी ठनी घूमने वाली बेगम बनी होगी मेरी जन्नत, अपने अब्बू की कैद से रिहा होकर। मगर ये क्या, अपने केशियों को खुला करने के लिए जो तुम मुझसे भी बहस कर रखी थी, आज उनमें जान क्यों नहीं है?
इस पर्दे ने मेरी गुड़िया के तो प्राण ही कैद कर दिए हैं। जन्नत भी अपने अब्बू के पास जाकर फूट फूट कर रोती है और वो अपने अब्बू के सीने से लगकर बिलख बिलख कर खूब 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 रोती है। पहली बार जन्नत के अब्बू ने दिल खोलकर अपनी औलाद को सीने से लगाया था, मगर वो भी उस मझधार में जहाँ जन्नत खुद ब खुद पराई हो चुकी थी। वहाँ खड़े पुलिस भाई बंधु भी बाप बेटी का ऐसा मिलन देखकर रो उठते हैं। समीर की भी आंख नम थी। वो आगे बढ़कर कुछ बोलता कि तभी अमीना भी आ धमकती है। ये क्या रोना धोना लगा रखा है? ये सब तमाशा करना है तो इस चौखट के बाहर जाकर करो। यहाँ हमारे मेहमानों के आगे ऐसी बकवास नहीं करना। ए लड़की, अपने अब्बू को उठा और दोनों निकलो यहाँ से। जब से आई है बस रायते की तरह फैलती ही जा रही है, फैलती ही जा रही है। गंदा खून कहीं के। अपने माँ बाप को यहाँ से उठ, अपने गंदे बाप को यहाँ से उठा और बाहर फेंक। हया, ये जहाँ जहाँ आंसू गिरे हैं फिनाइल से पोछा लगा देना। घर में कीटाणु नहीं आने चाहिए। जन्नत को अपने अब्बू का इस तरह से किया गया अपमान रास नहीं आता। वो अमीना को घूर कर देखती है। ये बकरे जैसी आंखें मत दिखाना, वरना एक झटके में नोच डालूंगी, मेमनी सी सूरत की। अब्बू मेमनी बोल दिया। हाँ, अब ऐसी सूरत है तो हिरनी तो नहीं बोलेंगे ना, मेमनी ही बोलेंगे ना। हिरनी तो बस मैं ही लगती हूँ। क्यों अब्बू, लगती हूँ कि नहीं? मल्लिका का अब्बू जब जवाब नहीं देता तो मल्लिका अपने वालिद के पेट में जोर से कोहनी मारती है। हाँ हाँ बेटी, एकदम हथनी, मेरा मतलब हिरनी लगती है मेरी नाजुक बेटी। या खुदा। हिरनियों की भी मल्लिका हूँ मैं। के मुंह से जन्नत के लिए ऐसी गुस्ताखी सुनते ही परवेज तिलमिलाता हुआ उठता है और जोर से उसकी ओर चीखता हुआ अपनी तलवार उठाता है। हे, क्या बोली? पीठ से चीर दूंगा तुझे। तभी जन्नत अपने अब्बू का हाथ पकड़ लेती है। अमीना ये देख सहम जाती है तो तभी अमीना के पास समीर आ जाता है। ये क्या बदसलूकी है जन्नत? तुम्हारे अब्बा जान मेरी अम्मी पर तलवार चलाने वाले थे। जन्नत समीर को अपनी अम्मी की साइड लेता देख उसे घूरती है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं। हमारे अब्बू ने तुम्हारी अम्मी पर तलवार उठाई, ये नजर आया, मगर तुम्हारी अम्मी इतनी देर से मेरे अब्बू को बदजात खून बोल रही है, गंदगी बोल रही है, एक बाप के दिल से निकले आंसुओं को कीटाणु बोल रही है, वो नहीं नजर आया। ओ कम ऑन जन्नत, तुम तो मेरी अम्मी को जानती ही हो ना, वो थोड़ा बहुत, मगर तुम तो। ओ कम ऑन समीर, तुम तो हमारे अब्बू को जानते ही हो ना, वो थोड़ा बहुत तो। समीर जन्नत के ऐसे जवाब से हैरान था। कल तक जो दो फूल प्यार की बगिया में खिल रहे थे वो आज एक भौरे और एक मधुमक्खी की वजह से आमने सामने हो गए थे। तभी ये तमाशा देख अमीना का ऊपरी माला गर्मा जाता है और वो अपने फोन से पुलिस का नंबर डायल करती है। हेलो, हाँ, ये घर में कोई तमाशा कर रहा है, इसको ऐसी सजा दीजिए कि फिर कभी छूटकर बाहर तक ना आ सके। जन्नत ये बात सुन घबरा जाती है। अरे तू घबरा क्यों रही है? मैंने मोटे मोटे हाड़ इस तलवार से काटे हैं, तो तेरी सास तो चूजा है चूजा। अब जब गलत करने की बदनामी हो ही गई है तो क्यों ना गलत करके ही सलाखों के पीछे चला जाऊं मैं। तभी पुलिस वाला आकर परवेज का हाथ दबोच लेता है। अमीना मैडम, साहब को फोन करने की क्या जरूरत थी? मैं था ना यहाँ संभालने के लिए। ओह, बहुत हो गया तेरा, अब चल यहाँ से, वरना ऐसी हवालात में डालूंगा कि सारी उम्र सड़ेगा वहाँ पर। जन्नत ये देख अपने अब्बू के आगे हाथ जोड़ती है और उनसे विनती करती है। अब्बू, खुदा के वास्ते हमारे ससुराल से चले जाइए, अब्बू चले जाइए, आपको हमारी कसम। और परवेज ये सुनते ही पुलिस के साथ वहाँ से चला जाता है। अब अमीना जन्नत को घूरे जा रही थी, मगर जन्नत को अब अपने अब्बू के साथ की हिम्मत मिल गई थी। वो सीधे कमरे में जाकर इधर उधर क्रोध से चक्कर लगा रही थी। तभी समीर भी वहाँ आ जाता है। वो सब क्या था जो अभी नीचे हुआ? हाँ बताओ, वो सब क्या था अभी जो नीचे हुआ? हम भी वही जानना चाहते हैं। ओ मैन, खुदा के लिए मेरी बातें दोहराना बंद करो जन्नत, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बस उसका जवाब दे दो मुझे। नहीं देना जवाब? हाँ, नहीं देंगे हम कोई जवाब। हम आपसे कोई सवालात जवाब वाला खेल खेलेंगे ही नहीं, क्योंकि आप तो उसमें भी दगा ही देंगे। जन्नत की आंखें बोलते हुए भर आई थी और वो रोते हुए खिड़की के पास जाकर रोने लगती है। उम्र भर सो न सकेंगे, किसी के हो न सकेंगे, अजनबी तुम हो जाओ, गैर हम हो न सकेंगे, तुम्हारे घर को दर और खुदा तुमको बना लिया, खुदा तुमको बना लिया, तेरे वादे वो इरादे, तेरे वादे वो इरादे उम्मीदवारे, सब कुछ भुला दिया रे वफा का कैसा सिला दिया। जन्नत रो रही थी कि तभी समीर पीछे से जाकर उसको थाम लेता है और उससे चिपककर वो भी रोता है। ओ मितवारे कैसा सिला दिया, ये वफा का कैसा सिला दिया, कैसा सिला दिया, ये वफा का कैसा सिला दिया। और जन्नत प्यार में चूर होकर उसको थामे हुए समीर के हाथ को चूमती है तो वो हाथ हवा हो जाता है। जन्नत हैरान होती है कि वहाँ समीर था ही नहीं। तभी वो पलटकर देखती है तो समीर तो बिस्तर में करवट मोड़कर सो भी चुका था। तुम्हारा रोना धोना हो गया हो तो कमरे की लाइट्स ऑफ कर दो, आज का तमाशा बड़ा लंबा था,
मुझे अब आराम करना है। जन्नत समीर का ऐसा रूखापन देख मायूस हो गई थी। वो भी चुपचाप बिस्तर में आकर करवट मोड़कर सो जाती है। इस ओर समीर रात के जुगनू सी आंखें झपका रहा था, जिसमें ढेरों आंसू थे, और दूसरी ओर जन्नत सो कम रो ज्यादा रही थी। दो प्यार करने वाले लोगों के रिश्ते का ऐसा हश्र हो जाना किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं था। किसी बेगाने की खातिर तूने अपनों को भुला दिया, हाँ अपनों को भुला दिया, तेरे वादे वो इरादे। अगली सुबह होती है। जन्नत पर्दा से अब बेपर्दा हो चुकी है। वो अंगड़ाई लेती है और मुस्कुराती है जैसे वो आज फिर से जन्मी हो। वो बड़ी खुश थी और वो नीचे हॉल में आ जाती है। तभी वो देखती है कि अमीना घर में खुले सिर घूम रही है और उसका पर्दा कांधे पर गिरा है। जन्नत खिलखिलाती उसके पास पहुंच जाती है। ओ सासू अम्मी चो चुईट, आज मेरा साथ देने के लिए तुमने भी पर्दा नहीं डाला ना सिर पर? वाओ ना। ये सुनकर अमीना घबराते हुए सिर पर पर्दा रखती है और जन्नत को घूर कर देखती है। गुस्ताख लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तू घर में बेपर्दा होकर घूम रही है? बेपर्दा होकर घूम रही है, ये सब हराम है, ये है वो है, वही सब बातें, ब्ला 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 ब्ला। थकती नहीं है क्या आप सासू अम्मी? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन कर करके। हाँ, थकती नहीं है क्या? अरे कभी तो सिर से पर्दा हटाकर देखो, ताकि तुम्हारे बालों में जो जुएं होंगी वो भी सांस ले सके। अमीना और वहीदा बीजी दोनों जन्नत का ऐसा बर्ताव देखकर एक दूसरे का मुंह देख रही थी। अब समीर दी वोटी नो की हो गया, कैसी कमली वर्गी गल्ला कर रही है ये अमीना। ओ बीजी साडी पंजाबी दादी, आहू आहू, तुसी भी पर्दे नु थोड़ी देर हटाकर कदे सांस ले लिया करो। और कुछ नहीं तो अपने बूढ़े बाल ही दिखा दिया करो। ऐसा लग रहा था जैसे ये वो जन्नत नहीं है, ये कोई और है। तभी मल्लिका भी दरवाजे से अंदर आ रही थी। ला 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 ला। और जन्नत भी लहराती हुई मल्लिका के पास जाकर उसकी बाहों में अपना हाथ डालकर घूमी घूमी करने लगती है। ला 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 ला। एक मोटा हाथी घूमने गया, मकड़ी के जाल में वो जाकर फंसा, जाल को देखा देख कर डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ।